हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द रियल नंबर। देखो, रियल नंबर आप क्लास 9th में कर चुके हो। क्लास 9th में आपने इसकी बेसिक चीज़ें की थी। अब क्लास 10th में हम उस बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर की चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। देन हम आर डी शर्मा की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ देखना चाहते हो तो कोटा क्लास की ऐप को डाउनलोड करो, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ। वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द रियल नंबर। तो देखो, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर सबको पता होगा कि रियल नंबर क्या होता है, तो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लगती कि रियल नंबर बताना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर सबको पता है। रियल नंबर मतलब कि जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, जीरो हो, हर एक चीज़ जिसमें हो, दैट इज़ द रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर्स एंड नंबर्स इज़ द रियल नंबर। अब देखो, रियल नंबर में हम क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th में मेनली हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स में क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। इट मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। तो ये चीज हमारी किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें मेनली हम डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड सेकेंड टॉपिक का नाम दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो इस टॉपिक में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की, तो इस चीज को आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 7th में पढ़े हो, क्लास 8 में पढ़े हो, लेकिन सिर्फ आपको इसका नाम नहीं पता था कि इस चीज का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपने डिवीजन प्रोसेस पढ़ी थी। डिवीजन में क्या था कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक कोसेंट आएगा, दूसरा रिमाइंडर आएगा। तो इनके बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज तो सबको ही याद होगी, क्लास 9th में भी ये आया हुआ था। बहुत सारी जगहों पे हर एक क्लास में इसका यूज होता है। क्या था, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवीजर इंटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो सेम इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सिर्फ इसके साथ कुछ और कंडीशंस आ जाएंगी और ये बन जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या आएगा कि सपोज वी हैव अ नंबर ए, हमारे पास एक नंबर ए है और इस नंबर को अगर हम बी से डिवाइड करते हैं, सपोज वी हैव अ इंटीजर ए एंड इट इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी, देन द कोसेंट इज क्यू एंड रिमाइंडर इज आर। तो क्या मिला कि अगर हमने ए नंबर को बी से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर मिल रहा है आर, एंड आर शुड बी ऑलवेज लेस देन बी। जो रिमाइंडर है वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, बिकॉज अगर मान लो कि जो रिमाइंडर है वो बी के इक्वल हो तो मतलब कि एक बार और डिवीजन हो सकती है, या फिर अगर आर बी से ग्रेटर हो तो फिर से एक बार और डिवीजन हो सकती है। तो मतलब कि डिवीजन को हमें अगर इतने पे ही छोड़ना है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, आर से बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो यही चीज हमारी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो इसको देखते हैं ये क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं दो नंबर्स के बारे में बताने वाली हूँ, डेट इज द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिविजिबल होता है या फिर खुद से। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और itself, 1 and itself is called the prime number। एंड जितने भी नंबर्स प्राइम नंबर के अलावा
प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी के जितने नंबर्स बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर की तो एग्जांपल में क्या आएगा, 2 आ गया। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से। बात करें अगर 3 की तो 3 भी या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 3 से होगा। तो 1, 3, 5, 7, 11 डेट नंबर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। अब बाकी अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर बचेंगे वो नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। मतलब कि कंपोजिट नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, बट प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 होगा या फिर वो खुद वो नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर्स के बारे में पढ़ा। पहला तो हमने पढ़ा प्राइम नंबर, दूसरा हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो होगा वो हमेशा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब देखो इनके एप्लीकेशन देखते हैं कि दोनों का मेन इस चैप्टर में क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की तो इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। इसका मेन एप्लीकेशन एचसीएफ निकालने में होगा। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन होगा। इसके 2 एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन की अगर हमें ये प्रूफ करना है कि √2, √3, √5 आर द इरेशनल नंबर, तो उसको हम इसी थ्योरम से प्रूफ करेंगे। एंड सेकेंड चीज, अगर बात करें हम रेशनल नंबर की तो रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें p/q को ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में देखो सबसे पहला नाम आपको दे रखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें लेमा की तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है, लेमा एक पहले ही प्रूवन स्टेटमेंट दी होती है एंड इट इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट, किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है, एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की विच गिव्स द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। वो क्या देता है, एक हमें प्रोसीजर बताता है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को कैसे करेंगे। तो दैट इज द एल्गोरिथम। ठीक है, तो लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है और इसको यूज करते हैं किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। एंड सेकेंड चीज़ है हमारी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, इट इज़ द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। स्टेप्स की एक सीरीज है जिसको यूज करते हैं, विच गिव अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर देता है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखो एल्गोरिथम का वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले दिया था ख्वारिज़मी ने। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये उन्हीं की है, ख्वारिज़मी एक ग्रेट मैथमेटिशियन, पर्शियन मैथमेटिशियन। इन्होंने सबसे पहले वर्ड दिया एल्गोरिथम का। ये अलजेब्रा के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि व्हाट इज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है एल्गोरिथम और लेमा में। तो अब हम बात करने वाले थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। अब देखो अगर कहीं पे भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आ जाए या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेमा क्या है, लेमा एक स्टेटमेंट है। ये जो आप देख रहे हो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। अब एल्गोरिथम क्या था, अगर बात आ जाए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की तो एल्गोरिथम में क्या आएगा, इट इज द स्टेप्स। एक स्टेप्स होगा, एक प्रोसीजर होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब वहाँ पे हम प्रोसीजर्स को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरम देखो क्या दे रखी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक a है दूसरा b है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a equals to b q plus r where r is greater than 0
ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। देखो क्या है, सेम वही बात जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, तो सपोज हम ए नंबर को बी से डिवाइड कर रहे हैं, ए इज डिवाइडेड बाई बी, तो हमारे पास दो इंटीजर्स आएंगे, दो यूनिक इंटीजर आएंगे क्यू एंड आर। तो कोसेंट हमारा आ जाएगा क्यू एंड रिमाइंडर आ जाएगा आर। तो हमें पता है कि जो डिवाइडेंट होता है वो क्या होता है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवीजर इंटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होगा। अब जो r है वो एक रिमाइंडर है और r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r या तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज रिमाइंडर 0 भी आ जाता है और 0 से ग्रेटर भी आ जाता है। तो r शुड बी ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं लिख रही हूँ, r ग्रेटर r इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, b से छोटा होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मेनली ये तो हमारी थी डिवीजन प्रोसेस, डिवीजन वाले में हम यही पढ़ते थे, अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बट डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, लेमा में, ये एक और चीज ऐड हो गई, r ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0 लेस देन b, ठीक है। तो दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये इसकी एक गिवन स्टेटमेंट है। अब इन स्टेटमेंट्स को हम यूज करेंगे किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि ये चीज हमें क्लियरली अच्छे से समझ में आए। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यूज द यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करना है, ठीक है। अब देखो एल्गोरिथम मतलब कि हमें सीरीज वाइज एक प्रोसेस, एक स्टेप्स यूज करने हैं टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। मीन्स देखो हम यूज तो करेंगे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसकी स्टेटमेंट को यूज करेंगे बट स्टेप वाइज करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, मतलब कि हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो क्या एल्गोरिथम होगा, अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी प्रॉब्लम को आप स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं 4052 एंड 12576। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 12576 है इट इज ग्रेटर देन 4052, बड़ा है। इट मीन्स इस वाले नंबर से हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पहले HCF निकालने बताया गया था, कैसे निकालते थे आप HCF, क्या करते थे, या तो पहले इन दोनों का फैक्टर निकाल लेते थे, फिर उसमें देखते थे कि कौन सी चीजें कॉमन आ रही है, बिकॉज HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब होता है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एक बार मैं आपको पहले HCF के बारे में बता देती हूँ। HCF क्या फुल फॉर्म होता है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, कभी भी आप दो नंबर का अगर HCF निकाल रहे हो तो HCF इज द लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। HCF जो आएगा वो एक ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब कि ये दोनों नंबर्स का वो एक तरह से बोल सकते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके उसे हम क्या बोलेंगे, HCF। तो मेनली HCF का यही मतलब होगा। अब देखो इन दोनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 12576 डिवाइडेड बाई 4052। 4052 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4052, अब 1 टाइम्स तो जाएगा नहीं, मतलब कि हमें 6 को भी लेना पड़ेगा और हमें पता है कि 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 1 एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 4 0 0, मीन्स 420 आ गया। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते थे, अब 420 से फिर इसमें डिवाइड कर देते थे, यहीं से ये सारी प्रोसेस हमारी स्टार्ट होके मतलब होती जाती थी। तो अभी ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, अब इसमें देखो थोड़े बहुत चेंजेज आएंगे, ये स्टेप फर्स्ट है। अब अगर हम यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएं तो क्या लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12576 इज इक्वल्स टू 4052 इंटू में 3 प्लस
420। तो आपको क्या करना है, हर एक स्टेप में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लिखते चलना है, मतलब ये वाली चीज़ आपको हर एक स्टेप में लिखनी है। अब नेक्स्ट हम करते हैं स्टेप सेकंड। क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, अब 420 से डिवाइड करेंगे, 420 से डिवाइड करेंगे 4052 में, यही काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब 420 से हम डिवाइड करेंगे 4052 में। अब देखो ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो अगर हम देखें 9 से कर दें 9 टाइम्स, तो 0, 9 2 जा 18 एंड 4 9 जा 36 प्लस 1 37। ठीक है, माइनस कर दो 2, 15 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा एंड 9 माइनस 7 2 0, तो कितना आ गया ये 272। मीन्स देखो यहाँ पे क्या आ गया 4052, क्या बनेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, 4052 इज इक्वल्स टू 420 इंटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर 272। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर सेकंड। अब हम थर्ड स्टेप अगर अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, अब 272 से 420 में डिवाइड करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो अब किससे डिवाइड करना है हमें, 272 से 420 में डिवाइड करना है, तो 272 से डिवाइड करना है 420 में। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर थर्ड, तो क्या आएगा, कितने टाइम्स ये जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 272, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 एंड 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 41। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली आ गया 148। क्या लिख सकते हैं इसको, 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम स्टेप फोर्थ करें तो फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, 148 से डिवाइड करेंगे 272 में, फिर से 1 टाइम्स जाएगा 148, माइनस करेंगे कितना आएगा 4 एंड 6 माइनस 4 2 1 124। ठीक है, तो ये 124 आ गया। फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे, 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, 124 से डिवाइड करेंगे। स्टेप 5, 124 148, 1 टाइम्स आएगा 124, कितना आ गया 4 एंड 2 24 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखो क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स आएगा, 2 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12, 4 आ गया फाइनली। तो इसको हम लिख सकते हैं 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, अब देखो फाइनली अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 हमारा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको कंप्लीटली ऐसे डिवाइड करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेप 7 की। तो स्टेप देखो 7 में क्या आएगा, स्टेप 7 अब किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है 24 में। 24 में कितने टाइम्स आएगा, 4 6 जा 24, लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 0, हेंस 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो फाइनली जो HCF आएगा इसका वो कितना आएगा 4, कितना HCF आएगा 4 आएगा। सो HCF इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो देखो हम इसको कब तक डिवाइड करते रहेंगे, कब तक ये प्रोसीजर करते रहेंगे, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा फाइनली लास्ट वाला जो डिवीजर होगा वही क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो एक बार फिर से देख लो हमने कैसे सॉल्व किया इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो बड़ा वाला नंबर था उससे छोटे वाले नंबर को डिवाइड कर दिया, 3 टाइम्स गया
ठीक है, कितना मिल गया 420। नेक्स्ट हमने 420 से फिर इस वाले नंबर को डिवाइड किया, फिर मिल गया 272 और नेक्स्ट हम ऐसे लिखते जाएंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। फिर फाइनली हम इसको डिवाइड करते गए और लास्ट में एचसीएफ कितना आ गया 4। तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर किसी और टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है, मतलब या तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए आ जाएगा या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। क्या दे रखा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज द सम इंटीजर। क्या हमें प्रूफ करना है कि जितने भी इवन इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में होंगे, एंड जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो 2q + 1 के फॉर्म में होंगे वेयर q इज द सम इंटीजर। तो चलो मान लेते हैं कि लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर such that a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमने मान लिया कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और a किसके इक्वल है, बी क्यू प्लस आर के इक्वल है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ से अगर देखो हम इसको कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे जब भी q के साथ जो भी नंबर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ही नई चीज़ है। क्या करोगे, देखो पहले इसको इसके साथ कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, b इक्वल्स टू 2 यही पुट करना है। और डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बोला गया था कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड r शुड बी ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0 लेस देन b, ये कंडीशन भी थी साथ में। इट मीन्स अगर b की वैल्यू 2 है तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ग्रेटर r इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b मीन्स लेस देन 2। सो पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रिमाइंडर हम ले सकते हैं यहाँ पे, पॉसिबल रिमाइंडर्स इज इक्वल्स टू, देखो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से स्टार्ट हो सकती है बट 2 से कम, मतलब 0 को हम ले सकते हैं, 0 1, 2 को तो ले नहीं सकते बिकॉज 2 के इक्वल नहीं है रिमाइंडर। तो सिर्फ रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो ये मिल गए हमें रिमाइंडर। अब बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट देखो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है एंड सेकंड केस बनेगा जब रिमाइंडर 1 के इक्वल है। तो केस फर्स्ट करते हैं इफ r इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब रिमाइंडर 0 होगा तो क्या केस क्या आएगा, इवन आएगा या फिर ऑड आएगा। तो अगर r की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से देखो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो a कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू बी क्यू और b की वैल्यू कितनी है 2q प्लस r, और r की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, r की वैल्यू तो हमें 0 पुट करनी है। तो अगर हम r को 0 पुट कर दें तो a किसके इक्वल आ गया, 2q के इक्वल आ गया। इट मीन्स a इक्वल्स टू 2q, और 2q क्या बोल रहा है कि जितने भी इवन इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में होंगे। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये अगर हम q की कोई भी वैल्यू पुट करें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करें ये हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर। अब हम बात करें केस सेकंड की। केस सेकंड में हमें क्या पुट करना है, r इक्वल्स टू 1। तो अगर हम r इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल्स टू b की वैल्यू तो 2 है 2q प्लस r एंड r कितना पुट करना है 1, सो 2q प्लस 1। तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 आ गया। अब अगर मान लो हम q की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पुट करें 1 2 3 4, सपोज 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू में 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा एंड दिस इज द ऑड नंबर। अगर हम q की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ दो केसेस बन रहे थे। पहला केस था जब रिमाइंडर 0 होगा एंड सेकेंड केस था जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 होगी। तो 0 वाले केस में तो हमें मिल गया कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो इवन नंबर के फॉर्म में आएगा, और r इक्वल्स टू 1 के केस में हमें मिला कि जो a पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो ऑड नंबर के टर्म में मिलेगा, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्रोसेस को याद रखना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर मानना है, लेट a इज द पॉजिटिव इंटीजर
और सेम वही चीज़ माननी है जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में ले रखी है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर सच दैट आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। अब यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन से कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, तो b यहाँ से आप देख सकते हो, दोनों से कंपेयर कर सकते हो। b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो b की वैल्यू मिल गई 2, तो रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, और b की वैल्यू कितनी है 2, तो लेस देन 2 होना चाहिए। मीन्स पॉसिबल रिमाइंडर्स हमें क्या क्या मिल सकते हैं, 0 से 2 के बीच में, मीन्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो दो केसेस बन गए, दोनों केसेस में हमने दिखा दिया कि यहाँ पे हमें मिल रहा है ऑड इंटीजर एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है इवन इंटीजर, सॉरी ये हमें मिल रहा है इवन इंटीजर एंड दिस इज द ऑड इंटीजर। ठीक है, तो जितने भी इवन इंटीजर होंगे वो किसके फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में होंगे, एंड जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सेम देखो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पिछला सेकंड वाला क्वेश्चन किया है। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज द सम इंटीजर। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे। लेट a is a positive integer such that a equals to bq plus r। ठीक है, such that a equals to bq plus r and r should be greater r equals to 0 and less than b। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू कितनी आएगी, आप कंपेयर करके बता सकते हो। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, 4q प्लस 1 है, मतलब कि q के वाले को कंपेयर करें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो b है वो 4 के इक्वल है। इट मीन्स रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 4, यही होना चाहिए। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या मिल सकते हैं यहाँ पे, पॉसिबल रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 4 को तो हमें कंसिडर करना नहीं है बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मेनली 4 केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि जब रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, दूसरा केस अगर रिमाइंडर 1 होगा, तीसरा रिमाइंडर अगर 2 होगा, एंड फोर्थ केस इफ r इक्वल्स टू 3। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में इफ r इक्वल्स टू 0, तो अगर r इक्वल्स टू 0 होगा तो a किसके इक्वल आ जाएगा, bq प्लस r। b की वैल्यू कितनी है 4q प्लस r होता है और r की वैल्यू कितनी है 0, तो a किसके इक्वल आ गया, 4q के इक्वल आ गया। और ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि 4q क्या है, एक इवन नंबर होगा या ऑड नंबर। तो आप क्लियरली बता सकते हो अगर q की वैल्यू को आप कुछ भी पुट करो, यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 8 आएगा, 3 पुट करोगे तो 12 आएगा। इट मीन्स हम q की कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, कोई भी इंटीजर पुट करें, ये हमेशा एक इवन नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें मिल गया इवन इंटीजर। ठीक है, r इक्वल्स टू 0 पे क्या मिला, एक इवन इंटीजर मिला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केस सेकेंड की। केस सेकेंड में देखो आपको क्या दिख रहा है, क्या पुट करना है हमें, r इक्वल्स टू 1। तो इफ r इक्वल्स टू 1 देन a इक्वल्स टू 4q प्लस r, और r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 1 आ गया। अब आप q की वैल्यू कुछ भी पुट करो, यहाँ पे अगर q की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 प्लस 1 9 आएगा, मतलब कि ये हमेशा एक ऑड इंटीजर आएगा। तो इस केस में हमें मिल गया ऑड इंटीजर, 4q प्लस 1 इज अ ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 4q प्लस 1 इज अ ऑड इंटीजर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो 4q है, 4q इज इवन इंटीजर। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हमें ऑड इंटीजर मिल गया। अब अगर हम बात करें केस थर्ड की, तो केस थर्ड में क्या मानेंगे, r की वैल्यू 2 मानेंगे। तो अगर हम r की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 4q प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा। और आप क्लियरली यहाँ से देख रहे हो कि ये जो इंटीजर हमारा r है वो क्या आएगा, एक इवन इंटीजर आएगा या फिर ऑड, तो दोनों ही इवन है, तो एक इवन इंटीजर ही आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे q की वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हो। q को अगर 1 पुट करोगे तो 4 प्लस 2 6 आएगा, एक इवन इंटीजर है। 2 पुट करोगे तो 8 प्लस 2 10 आएगा, एक इवन इंटीजर है। इट मीन्स 4q प्लस 2 इज अ
इवन इंटीजर, क्या आएगा, एक इवन इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस थर्ड। अब अगर हम बात करें केस फोर्थ की, तो केस फोर्थ में आर की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 3। तो अगर हम आर की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 4q प्लस आर, और आर की वैल्यू कितनी है, 3। अब क्लियरली वहाँ से आप देख रहे हो क्यू की अगर वैल्यू को पुट करोगे, क्यू को 1 2 3 4 पुट करोगे तो ये हमेशा एक ऑड इंटीजर ही आएगा। इट मीन्स 4q प्लस 3 इज एन ऑड इंटीजर। क्या आ गया, ऑड इंटीजर आ गया। तो देखो यहाँ पे हमें 2 केस तो मिला है इवन इंटीजर का और 2 केस मिला है ऑड इंटीजर का। तो ऑड इंटीजर्स वाले कौन कौन से केस हैं, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो सेम यही बात तो इसने प्रूफ करने के लिए बोला था, क्या कहा था कि कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो किसके फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। तो सेम ये चीज़ हमारी यहाँ से प्रूफ हो रही है कि अगर ऑड इंटीजर की बात होगी तो क्या होगा, 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3। ऐसे अगर ये बोलता कि इवन इंटीजर के लिए बताओ, तो इवन इंटीजर के लिए क्या होता, 4q प्लस 2 एंड 4q। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, पहले ए को एक पॉजिटिव इंटीजर मानना है, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, आर की कंडीशन देखना है कि आर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, फिर उन सबको केसेस में अप्लाई करना है, एंड देन जो भी चीज़ आपको दी होगी वो अपने आप फाइनली प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब नेक्स्ट करते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। A sweet seller has the 420 Kaju Barfi and 130 Badam Barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? अब देखो वो क्या बोल रहा है कि वो बर्फी को क्या करना चाहता है, अरेंज करना चाहता है, मतलब उसको रखना चाहता है ट्रे में। अब बोल रहा है कि जो उसको हम कैसे रखें, ठीक है, एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, मतलब कि वो क्या करने चाहिए, ट्रे का लिस्ट एरिया लेने, मतलब नंबर ऑफ ट्रे एक तरह से सोच सकते हो कि कम से कम नंबर ऑफ ट्रे की ज़रूरत पड़े या फिर जो ट्रे है उसका वो कम एरिया कवर करे। तो कम एरिया कब कवर करेंगे, जब हर एक स्टैक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी होंगी, तभी तो हो सकता है ना ऐसा। तो जहाँ पे भी अगर बात हो मैक्सिमम नंबर की, तो मैक्सिमम नंबर मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम नंबर की बात आती है तो उसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर लिस्ट नंबर की बात आती है, लिस्ट, तो वहाँ पे आ जाएगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें लिस्ट एरिया की ज़रूरत है, लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स होनी चाहिए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे उतने ही कम एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे निकाल सकते हैं हम, HCF ऑफ दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 420 एंड 130। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स किसके इक्वल आएगा, दोनों नंबर का HCF, मैक्सिमम मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें पता है कि जो 420 है वो 130 से ग्रेटर है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले 420 को 130 से डिवाइड करेंगे, तो डेट इज द स्टेप फर्स्ट। अब बात आ गई HCF निकालने की। तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही बता रखा था कि HCF कैसे निकालना है। यहाँ पे अगर आप सिंपली HCF निकाल देते हो तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस अप्लाई करनी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अपनाना लगाना है और वैसे उससे निकाल के दिखाना है। तो 130 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 390 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 9, 3 आ जाएगा, 30 आ गया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। ठीक है, लिख दिया। अब स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या आएगा, 30 से हम डिवाइड कर रहे हैं 130 को, कितने टाइम्स आएगा, 3 4 जा 12, 120 माइनस करने पे 10 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10। ठीक है, ये थी हमारी स्टेप सेकंड। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड क्या आएगा, किससे डिवाइड करेंगे, अब 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, तो कितना आ गया, 3, 30 माइनस 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब कि फाइनली हमारा यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 0 आ गया। अब डिवीजन कितना था यहाँ पे, 10। इट मीन्स HCF इज इक्वल्स टू 10।
HCF कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब कि नंबर ऑफ स्टैक्स, कितने नंबर ऑफ स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी, 10। ठीक है, तो इतने हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे। और अगर नंबर ऑफ स्टैक्स अगर इतने हैं तो उस टाइम पे जो एरिया ऑफ ट्रे है वो लिस्ट यूज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो मेनली आप क्या करोगे, जहाँ पे भी मैक्सिमम निकालना होगा तो HCF निकालोगे, और मिनिमम निकालना होगा या फिर लिस्ट निकालना होगा तो वहाँ पे आप LCM निकालोगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये थे हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।